जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह की ज्योग्राफी की इस क्लास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। दोस्तों, भारत के भौतिक स्वरूप से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे समझाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, दोस्तों पहला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है कोंकण तट। क्या तट? कोंकण तट। ठीक है। और दोस्तों, अगर कभी पूछा जाए कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है तो याद रखना दमन से गोवा तक। कहाँ से? दमन से गोवा तक है आपका कोंकण तट। ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम कोरोमंडल तट की, तो दोस्तों कोरोमंडल तट जो है आपका पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को, जो पूर्वी तट का दक्षिणी भाग है यानी आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक जो क्या है तट है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। उसके बाद आता है दोस्तों जो मालवार तट है, पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है यानी मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। कहाँ से बोला मैंने? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तट है वो तट कहलाता है मालवार तट। और उत्तर सरकार तट कहलाता है दोस्तों पूर्वी तट का जो उत्तरी भाग है यानी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के बीच का भाग। कृष्णा से गोदावरी नदी के बीच का भाग उत्तर सरकार तट कहलाता है। यानी देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए। दमन से गोवा कोंकण तट, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालवार तट, कृष्णा से गोदावरी उत्तर सरकार तट और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाक जलद मरुमध्य व मन्नार की खाड़ी से कौन देश भारत से अलग होते हैं। दोस्तों, जो पाक जलद मरुमध्य है तथा मन्नार की खाड़ी है उससे भारत किससे अलग होता है? तो वो होता है श्रीलंका से अलग। ठीक है। यानी जो पाक जलद मरुमध्य है और मन्नार की खाड़ी है वो भारत को किस देश से अलग करती हैं? श्रीलंका से अलग करती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि पाक जलद मरुमध्य कहाँ स्थित है तो याद रखना तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ पे बोला मैंने? तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य क्या है? ये स्थित है। ठीक है। और याद रखना कि बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। कौन? पाक जलद मरुमध्य क्या करता है? बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से कौन जोड़ता है, तब आंसर हो जाएगा पाक जलद मरुमध्य जोड़ता है। ठीक है। और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो याद रखना मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ओके। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का किस देश के साथ विवाद है। दोस्तों, जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत का किसके साथ विवाद चल रहा है? पाकिस्तान के साथ। यानी अगर पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत का किसके साथ विवाद है तो पाकिस्तान के साथ। यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य का जो एरिया है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है। और दोस्तों, जो सियाचिन हिमनद है वो ट्रांस हिमालय के अगर पूछा जाए किस श्रेणी में स्थित है तो फिर आंसर हो जाता है कि जो वह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है भारत पाक सीमा पर। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है तो दोस्तों तब भी क्या आंसर क्या होगा? सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है। और दोस्तों यहीं से क्या होती है जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहीं से याद रखना सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी शोक नदी। अगर कभी पूछा जाए कि शोक नदी कहाँ से निकलती है तो याद रखना ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, रिमो हिमनद से। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के रिमो हिमनद से ये शोक नदी निकलती है जो किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। दोस्तों पूरे क्वेश्चनों को उनके ऑप्शनों के साथ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन न रहे। अगला क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। दोस्तों जो व्हीलर द्वीप है वो उसका नया नाम है क्या? अब्दुल कलाम द्वीप। क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप।
ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप कब रखा गया, तो याद रखना 2 सितंबर 2015 को रखा गया था। ठीक है, यानी 2 सितंबर 2015 को उड़ीसा सरकार ने क्या किया, इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप किया था। ठीक है, जो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, और ये द्वीप है कहाँ पे, तो भारत के पूर्वी तट में लगभग दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है व्हीलर द्वीप, जिसे भारत ने अपना क्या बनाया, प्रेक्षण का केंद्र बना रखा है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है वो है मरीना तट। ठीक है, 10 बार सुना होगा आपने मूवियों में मरीना तट। दोस्तों याद रखना जो ये मरीना तट है, अगर पूछा जाए कि मरीना तट कहाँ स्थित है, तो याद रखना चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चेन्नई में ये मरीना तट स्थित है, और भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। अगर पूछा जाए कि मरीना तट की लंबाई कितनी है, तो याद रखना 13 किलोमीटर क्या है, इस मरीना तट की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है। पहली चीज़ कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन है, बैरन द्वीप। अब बात आती है कि बैरन द्वीप है कहाँ, तो बैरन द्वीप है दोस्तों अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ पे है, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, और याद रखना बैरन द्वीप सिर्फ ये नहीं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बल्कि जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो पूरा दक्षिण एशिया का इलाका है उसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो याद रखना बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ है। दोस्तों जो ये खैबर दर्रा है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके यहाँ पे पाकिस्तान में स्थित है। अगर यहाँ पे अफगानिस्तान होता पाकिस्तान तब भी स्थित है, तब भी आंसर वही होता है, क्योंकि जो खैबर दर्रा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, किसमें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के मध्य स्थित है। और दोस्तों अगर कभी पूछा जाए कि आर्य किस दर्रे से भारत आए थे, तो उसका आंसर भी होगा खैबर दर्रे से क्या होते हैं, आर्य लोग भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है। दोस्तों जो ये दर्रे हैं इनमें से सतलज नदी घाटी में स्थित दर्रा कौन सा है, तो दोस्तों सिपकिला दर्रा है। कौन सा है, सिपकिला दर्रा। दोस्तों जो ये सिपकिला दर्रा है हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित, हिमालय पर्वत श्रेणी का एक प्रमुख दर्रा है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से जो किन्नौर जिला है, किसका, हिमाचल प्रदेश का। कौन सा जनपद बोला मैंने, किन्नौर जनपद। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जनपद को तिब्बत से जोड़ता है। अगर पूछा जाए कि हिमाचल को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो दोस्तों फिर आंसर हो जाएगा शिपकिला दर्रा। ठीक है, और दोस्तों जो सतलज नदी है इसी दर्रे से क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है तिब्बत से। अगर पूछा जाए शिपकिला नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है, तो फिर सतलज नदी तो शिपकिला दर्रे से करती है। ठीक है, और ये सब क्या करता है, भारत को तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर यात्रा में तिब्बत में प्रवेश के लिए किस दर्रे से गुजरना पड़ता है। दोस्तों जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसमें तिब्बत में किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है, तो दोस्तों वो है नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा। तो दोस्तों जो एक मानसरोवर यात्रा जाने के जो तीर्थयात्री होते हैं वो किससे जाते हैं, नाथुला दर्रे से होकर जाते हैं। नाथुला दर्रा आपके कहाँ पे है, सिक्किम राज्य के अंतर्गत पड़ता है। और उत्तराखंड में जो ये मानसरोवर यात्रा है वो किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, नाथुला, जयललिता, ये सारे दर्रे कहाँ पे हैं आपके दोस्तों, सिक्किम में स्थित हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है या तिब्बत को किस राज्य से जोड़ता है, तो सिक्किम और तिब्बत को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, डंकन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। दोस्तों जो डंकन पास है वो स्थित है दक्षिण और लिटिल अंडमान के मध्य, दक्षिणी और छोटा अंडमान के मध्य। तो दोस्तों जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में स्थित है डंकन पास का जलोढ़ मध्य। ठीक है, जो ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का एक भाग है। ठीक है, और क्या है, दक्षिण और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है।
अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। दोस्तों इनमें से कौन सा बृहद हिमालय में ठंडा रेगिस्तान है? तो वो है लद्दाख। ठीक है, जो लद्दाख है क्या है, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा क्या है, रेगिस्तान है। और भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लद्दाख में होती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो भी कौन है? लद्दाख है। यह पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पे है? तो दोस्तों वो भी क्या है? लद्दाख में स्थित है। देखो 4-5 क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है वो भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। क्या था? याद रखना, सर जॉर्ज एवरेस्ट। यानी जो सर जॉर्ज एवरेस्ट है उनके नाम पे क्या रखा गया? माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दोस्तों जो साल्टोरा पर्वतमाला है वो कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है साल्टोरा पर्वतमाला। और जो प्रेजेंट टाइम में साल्टोरा पर्वतमाला है वो पाक अधिकृत कश्मीर के बलूचिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे बोला मैंने? पाक अधिकृत कश्मीर के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। और इसके लगभग नज़दीक सियाचिन ग्लेशियर, ट्रांस हिमालय, कराकोरम श्रेणी, ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर स्थित हैं। लेकिन इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कराकोरम क्या है? कराकोरम के हृदय स्थल की किसको कहते हैं? तो साल्टोरा पर्वतमाला को। अगर पूछा जाए कि कराकोरम पर्वत श्रेणी का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों साल्टोरा पर्वतमाला को कराकोरम श्रेणी का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी क्या है? भारत में सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों जो भारत में सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रेणी है वो है अरावली की पर्वत श्रेणी। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आती है। अगर कभी पूछा जाए अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है, तो दोस्तों फिर आंसर हो जाता है प्री कैम्ब्रियन काल में। किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और दोस्तों ये कहाँ पे है? अगर पूछा जाए अरावली चोटी की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो दोस्तों फिर आंसर हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पर्वत की। ठीक है, इसकी सबसे चोटी माउंट आबू में स्थित है। और कौन है? गुरु शिखर है। सॉरी जो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? गुरु शिखर है। और कहाँ पे है? माउंट आबू में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाती है दोस्तों तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों जो नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? वो स्थित कहाँ पे हैं? तो पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। पूर्वांचल क्या है? पर्वतमाला में स्थित हैं। और जो पूर्वांचल पर्वतमाला है वो हिमालय पर्वत श्रेणी का ही भाग है और इसी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? दोस्तों इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है? तो वो कौन है दोस्तों? पीर पंजाल। दोस्तों क्योंकि जो पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी है जो भारत के कहाँ पे स्थित है? आपके हिमाचल और जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर तक विस्तृत है। कहाँ तक बोला मैंने? हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर, यहाँ तक फैला है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें अराकान योमा की, अराकान योमा कहाँ पे है दोस्तों? अगर पूछा जाए अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो म्यांमार में स्थित है। ठीक है। सॉल्ट रेंज अगर पूछी जाए, सॉल्ट रेंज कहाँ है? तो वो पाकिस्तान में स्थित है। सुलेमान पूछी जाए तो सुलेमान भी दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत स्थित है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल पर्वत। और अगर पूछा जाए कि मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दोस्तों अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक इस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है जो 1036
मीटर है। कितना है? 1036। और इसी अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन, नर्मदा और महानदियाँ निकलती है। अगर पूछा जाए कि सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी है, तो अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, और ये क्या है? गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन के साथ पूरा डीपली समझा रहा हूँ, टाइम लगेगा लेकिन छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों, जो नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ हैं वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, और जो नीलगिरी पहाड़ियों के भाग तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर पूछा जाए कभी दोस्तों कि नल्ला मल्ला पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो फिर याद रखना भैरानी कोडा। क्या बोला मैंने? भैरानी कोडा नल्ला मल्ला पहाड़ियों की सबसे ऊंचा शिखर है। क्या? भैरानी कोडा। ठीक है, और भैरानी कोडा की ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 3048 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तटीय भूभाग है, मैंने शुरू में इसको डीपली समझा रखा है, कोरोमंडल तट के नाम, कोटमंडल हो गए, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों मैंने कहा था कि भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग क्या है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।